हर साल कुछ हो या ना हो, लेकिन एक चीज जरूर होती है कि लाखों लोग इंडिया की सिटीजनशिप गिव अप कर देते हैं। अब इससे हमारे देश पर और हम पर क्या फर्क पड़ेगा और इतने लोग आखिर जा क्यों रहे हैं, ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर हम 2023 का डेटा ले लें तो फिर लास्ट ईयर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी सिटीजनशिप गिव अप करी और 2023 कोई स्पेशल ईयर नहीं था, ये हर साल की कहानी है। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि 2024 में 4300 मिलियनेयर्स इंडिया को छोड़ देंगे। ये नंबर 2023 में 5100 था। तो ऐसा क्या गलत हो रहा है हमारे देश में कि मिडिल क्लास से लेकर अमीर सभी देश छोड़ रहे हैं, जबकि सरकार के हिसाब से देश में अमृत काल शुरू हो चुका है। और अगर ऐसा सच है तो जो लोग जा रहे हैं उनको अच्छे दिन क्यों नहीं दिख रहे? अब इमिग्रेशन कोई नई चीज नहीं है। दुनिया भर से लोग अपने अपने कंट्री को छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं फॉर एजुकेशन, फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज और फॉर सिंपली अ बेटर लाइफ। और यही चीज इंडिया में भी हो रही है। इंडिया में हालत इतनी खराब है कि कोई भी सेंसिबल इंसान जिसके पास बाहर जाने के रिसोर्सेज होंगे वो इंडिया में रुकेगा ही नहीं। एंड क्वाइट फ्रैंकली आई डोंट इवन ब्लेम देम, क्योंकि उनके पास रुकने की कोई वजह है भी नहीं। हमने अभी इंडिया के कोलैप्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कैसे ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स और टनल्स टूट रहे हैं। और ये कोई सस्ते मध्य प्रोजेक्ट्स नहीं थे। इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हजारों करोड़ों लगे थे। और ये हजारों करोड़ कहां से आए? ऑफ कोर्स जहां से हमेशा आते हैं, टैक्स पेयर से। और इस बार जब निम्मोताई ने बजट 2024 पेश किया तो गरीब से लेकर मिडिल क्लास और लेफ्ट विंग से लेकर राइट विंग सबने इस बजट को खूब गरियाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों को टैक्स भरने से प्रॉब्लम है, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि उनको टैक्स के बदले क्या मिल रहा है तब उनकी आतामाजी सटकली हो जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो इंडिया छोड़ रहे हैं, वो भी हमेशा के लिए। और जैसे ही उनको किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाती है वो इंडिया की सिटीजनशिप गिव अप कर देते हैं। लेकिन क्या कुछ लोगों के जाने से इंडिया को लॉस होगा? और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स ही वो अकेला रीजन है कि लोग इंडिया छोड़ रहे हैं? पहले लॉस के बारे में बात करते हैं। अब बहुत से लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज्यादा है और अगर ऐसे में कुछ एंटी नेशनल सुअरों ने देश छोड़ भी दिया तो इंडिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि इंडिया से सिर्फ वही लोग बाहर जा रहे हैं जिनके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं या फिर वो एटलीस्ट एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के बहुत से टैलेंटेड, स्किल्ड और एजुकेटेड लोग बाहर चले जाते हैं और वो मोस्टली उधर ही बस जाते हैं। अब वो बाहर के देशों की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे और जो लोग इंडिया में रह गए, ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं जाना चाहते, प्रॉब्लम ये है कि उनके पास बाहर जाने का पैसा नहीं है। वरना अगर उनके पास भी पैसा होता तो वो भी मुंह उठाकर कब का चल दिए होते, या जब भी उनके पास पैसे होंगे तो वो पहली फुर्सत में निकल लेंगे। अब इससे प्रॉब्लम ये है कि देश का टैलेंट बाहर जाता रहेगा, जिसे ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं, और इससे विकास भी उन्हीं का होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स ही एक अकेला रीजन है कि लोग इंडिया को छोड़ना चाहते हैं। असली प्रॉब्लम ये है कि करोड़ों लोगों को इंडिया पर भरोसा ही नहीं है। आफ्टर ऑल भरोसा हो भी कैसे, क्योंकि हर जगह तो धांधली हो रही है। अगर डॉक्टर बनना है तो नीट एग्जाम में स्कैम, अगर आईएएस बनना है तो यूपीएससी में स्कैम, और अगर कोई नॉर्मल एग्जाम लिखना है तो उसमें भी स्कैम, क्योंकि पहले तो भर्ती नहीं आएगी, अगर गलती से आ गई तो पेपर लीक हो जाएगा और आपको एग्जाम की तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रहेगी। और अगर एग्जाम हो भी गया तो रिजल्ट नहीं आएगा, अगर रिजल्ट आ गया तो अपॉइंटमेंट नहीं होगा, और अगर अपॉइंटमेंट हो गया तो हो सकता है कि ज्वाइनिंग से पहले ही मैटर कोर्ट तक पहुंच जाए किसी विवाद के चलते, और फिर कई साल मैटर कोर्ट में ही रहे, जिसकी वजह से आज हमारे देश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे जवान से बुढ़े हुए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। और क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही, इसीलिए वो 12-12 घंटे की प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, वो भी सिर्फ 8 से 9 हजार रुपए महीने के लिए, क्योंकि पापड़ पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। और ये बात हमें साफ दिखती भी है, क्योंकि गुजरात में सिर्फ 10 वैकेंसीज के लिए वहां पर 1800 लोग आ गए और इतनी ज्यादा भीड़ लग गई कि वहां पर रेलिंग ही टूट गई। और ये तब हुआ जब पीएम मोदी बार बार सबको गुजरात मॉडल का एग्जाम्पल देते हैं। खुद मोदी जी 3 बार गुजरात के सीएम रह चुके हैं और वो 2014 से पीएम है। उसके बाद भी गुजरात की हालत इतनी खराब है कि मामूली सी जॉब्स के लिए भी वहां पर मारामारी हो रही है। और ऐसा भी नहीं है कि बाकी स्टेट्स की हालत बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी रिसेंटली मुंबई एयरपोर्ट में एक स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन हो गई, क्योंकि सिर्फ 2216 वैकेंसीज के लिए वहां पर 25,000 कैंडिडेट्स आ गए। इन जॉब्स में 20 से 25,000 की सैलरी मिल रही थी, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आज देश में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कि कोई भी किसी भी सैलरी पर काम करने को तैयार है। एक कैंडिडेट तो 400 किलोमीटर दूर से आया था, जो बीबीए के सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। जब उससे पूछा गया कि अगर उसको जॉब मिल गई तो क्या वो ड्रॉप आउट करेगा, तो उसने कहा कि और ऑप्शन ही क्या है। और इन इंसिडेंट्स के बाद आप ये आर्ग्यू भी नहीं कर सकते कि ज्यादा पढ़ लिख के आपको बेटर जॉब मिलेगी, क्योंकि अगर आप पीएचडी होल्डर हो तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। क्योंकि अगस्त 2018 में जब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 62 प्यून वैकेंसीज निकाली तो 93,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, लेकिन उनमें 3700 पीएचडी होल्डर्स भी थे।
जिससे साबित होता है कि एक पीएचडी डिग्री भी आपको रोजी रोटी की गारंटी नहीं देती। और यही हाल आईआईएम्स का भी है। अगर आपको लगता है कि आईआईएम से एमबीए करने से लाखों के पैकेज वाली जॉब लगेगी, सो थिंक अगेन, क्योंकि अभी हाल ही की एक न्यूज से पता लगा कि इवन आईआईएम से एमबीए करने के बाद भी नौकरी नहीं लग रही है। बात है जनवरी 2024 की, जब आईआईएम लखनऊ ने अपने एलुमनाई को रीच आउट किया और उनसे कहा कि वो सब मिलकर आईआईएम की हेल्प करें अपने कनेक्शंस और नेटवर्क से, क्योंकि 72 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई थी। अब अगर आईआईएम से एमबीए करने के बाद भी प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो फिर बाकी के 20 स्कूल का क्या हाल होगा, ये आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। वैसे आपको बता दूं कि आईआईएम लखनऊ से एमबीए करने की फीस समवेयर अराउंड 10 से 20 लाख हो सकती है, और अगर इतना पैसा लगा के भी जॉब ना मिले तो लानत है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ आईआईएम लखनऊ की प्रॉब्लम है। जनवरी 2024 में न्यूज आई थी कि बहुत से आईआईएम्स को प्लेसमेंट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इनमें आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, इंदौर और कोझीकोड भी शामिल थे। तो आप खुद ही देख सकते हो दैट इवन हायर एजुकेशन डज नॉट गारंटीज अ जॉब इन न्यू इंडिया। और जो थोड़े बहुत लोगों के पास जॉब्स हैं भी, उन्हें मिस्टर मूर्ति लेक्चर बुलाते हैं कि हफ्ते के 70 घंटे काम करो। इनफैक्ट कर्नाटका गवर्नमेंट तो एक बिल भी पास करने की कोशिश में है, जिससे वहाँ के आईटी वर्कर्स को पर डे 14 घंटे काम करना पड़ेगा। मतलब आपको कॉर्पोरेट गुलाम बनाने की पूरी तैयारी हो रही है। और अगर आपका मन था इंडियन आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करने का, तो अब उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जहां पहले डायरेक्ट आर्मी में भर्ती होती थी, अब वहां पर अग्निवीर स्कीम है, जो कि सरकार के हिसाब से एक मास्टर स्ट्रोक है, जहां आप देश के लिए जान दांव पर लगाने के बाद भी 4 साल में रिटायर कर दिए जाओगे, वो भी विदाउट एनी बेनिफिट्स एंड पेंशंस। लेकिन आपके एरिया का एमएलए या एमपी जिंदगी भर पेंशन पे लेगा, भले ही उसने आपके लिए कुछ ना किया हो। कुल मिला के अगर इस देश में एक रिस्पेक्टेबल जिंदगी जीना चाहते हो एक जॉब लेकर, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया है। अब ऐसे में कौन ही होगा जो बाहर नहीं जाना चाहेगा। अब एज सिटीजन ऑफ इंडिया आप डायरेक्ट टैक्सेस भी पे करते हो और बहुत सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे करते हो, और उसके बदले आपको क्या मिलता है? एजुकेशन के लिए ज्यादातर लोग अपने बच्चों के लिए एक प्राइवेट स्कूल ही प्रेफर करेंगे। हेल्थ के लिए भी ज्यादातर लोग एक प्राइवेट हॉस्पिटल ही प्रेफर करेंगे या खुद का हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे। बिजली का बिल जितना मर्जी उतना भर लो, लाइट कटेगी ही तो आपको एक इन्वर्टर रखना ही पड़ेगा। पानी गंदा है तो आपको आरओ भी लेना पड़ेगा, और क्योंकि अब हवा भी गंदी है तो एक एयर प्यूरिफायर भी लेना ही पड़ेगा। और इतने टैक्सेस के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर हम सर्विसेज की बात करें तो वहाँ तो और भी बुरा हाल है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हो तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पर कितनी भसड़ होती है। ट्रेन ज्यादातर कई घंटे लेट चलती हैं। अब क्योंकि ट्रेन में स्लीपर कोचेस कम हैं, तो बचे हुए डब्बों में इतनी भीड़ होती है कि अगर आपके पास रिजर्वेशन है भी, तो भी आपको ऐसा फील होगा कि आप ट्रेन में नहीं किसी मेले में आए हो। और एक ट्रेन जिसका हवाला दे देकर बार बार इंडियंस को बहुत प्राउड फील कराया जाता है कि देखो हमने क्या कद्दू में तीर मार लिया, वो है वंदे भारत। अब तो उसकी भी न्यूज नेगेटिव ही है, क्योंकि या तो उसकी छत से पानी टपकता है, या तो उसके खाने में कॉकरोच मिलता है, या फिर वो बहुत स्लो चलती है। जब वंदे भारत लॉन्च हुई थी तब यही कहा गया था कि वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, लेकिन आज रियलिटी ये है कि उसकी एवरेज स्पीड सिर्फ 70 किलोमीटर पर आवर है, एंड इन सम केसेस उससे भी कम। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना भी हो तो भी उसका फायदा नहीं है, क्योंकि एज ऑफ अगस्त 2024 इंडिया में सिर्फ 51 वंदे भारत ट्रेन हैं, जिसमें सिर्फ कुछ ही लोग चलते हैं और बाकी के लोग राम भरोसे ही ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ट्रेन कब पटरी से उतर जाए, कब उनका एक्सीडेंट हो जाए, इसका कुछ पता नहीं। और अगर हम हाल ही के दिनों की बात करें तो बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें कई मासूम लोगों की जानें गई हैं और कई लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन रेलवे मिनिस्टर को इस बात की कोई परवाह नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हम तो प्लेन से ट्रैवल करेंगे क्योंकि हम तो भोसड़ी के पैसे वाले हैं, तो ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि वहाँ भी यही स्टोरी है। प्लेन रनवे पर 12-12 घंटे खड़ा रहता है, पैसेंजर्स अंदर ही फंसे रहते हैं। कभी रनवे पर लोगों को भंडारे की तरह खाना खिलाया जाता है, कभी आप तो डेस्टिनेशन पहुंच जाते हो लेकिन आपका लगेज पीछे रह जाता है। लेकिन इतनी बकचोदी के बाद भी सरकार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, क्योंकि उसको तो मास्टर स्ट्रोक में मास्टर स्ट्रोक खेलना है। रात के 8 बजे एकदम से मुंह उठाकर आएंगे और कभी कह देंगे कि अब से 500 और 1000 के नोट बंद, तो कभी कह देंगे कि हम देश में लॉकडाउन कर रहे हैं। मतलब 4 घंटे के नोटिस पे 140 करोड़ वाले देश से मजाक हो रहा है। पेंडेमिक के टाइम जब देश में ऑक्सीजन की कमी से करोड़ों लोग मर गए, तब सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से तो कोई मरा ही नहीं। जुलाई 2017 में जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था, जिसका मकसद था टू मेक फाइलिंग टैक्सेस इजियर एंड एफर्टलेस। लेकिन आज जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बिना सीए के आप अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल ही नहीं कर सकते। आज भी इसी बात पर डिबेट चल रहा है कि किस पर कितना टैक्स लगेगा। एक काम नहीं होता इनसे, और जब गलती होती है तो ऐसा भी नहीं है कि चुपचाप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो। जहां दूसरी कंट्रीज में वहां के मिनिस्टर्स तुरंत रिजाइन कर देते हैं कुछ भी गलत होने पर, यहाँ पर रिजाइन करना तो छोड़ो, अगर कोई गलती भी मान ले तो भी बहुत बड़ी बात होगी।
अभी ओलंपिक्स 2024 चल रहे हैं इन पेरिस और हर बार की तरह इस बार भी यही बात हो रही है कि कैसे 140 करोड़ की आबादी वाले देश को कुछ मेडल्स लाने के लिए भी लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ एथलीट्स को कोई सपोर्ट ही नहीं है। फिर जब मेडल नहीं आएगा तो हम चीजों को क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन जब वही एथलीट्स सड़कों पर बैठकर प्रोटेस्ट करेंगे तब हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे और उनकी एआई से मॉक्ड पिक को सच मान लेंगे। और अगर सिस्टम या पॉलिटिशियंस को साइड में भी रख दें तो इंडिया में किसी के पास सिविक सेंस नहीं है। स्कूल में सिविक्स के बारे में सबने पढ़ा तो था, लेकिन इंडिया में एक्चुअल सिविक सेंस एकदम जीरो है। कोई कहीं भी मूत रहा है, कोई कहीं भी थूक रहा है, कोई कहीं भी कूड़ा फेंक रहा है। अगर ट्रैफिक की बात कर लें तो कोई कहीं से भी चला आ रहा है। लोगों को अपनी लेन में रहना नहीं आता। लोग रेड लाइट क्रॉस करते हैं, साइलेंसर भड़वा के नॉइज पोल्यूशन करते हैं। अरे पोल्यूशन से याद आया कि इंडिया में एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा है। दिवाली के टाइम इंसान सांस तक नहीं ले सकता। और अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ भी यही हाल है, क्योंकि दिल्ली जैसी जगहों में कूड़े के पहाड़ बन गए हैं जिसमें टाइम टाइम आग लगती ही रहती है, जिससे वहाँ पर रहने वाले लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं। कुल मिला के इस देश में अच्छे दिन तो दिख नहीं रहे, लेकिन गवर्नमेंट और भी ज्यादा अच्छे दिन लाने पे तुली हुई थी ब्रॉडकास्ट बिल लाके। लेकिन खैर, जब लोगों का और ऑपोजिशन का क्रिटिसिज्म सुनना पड़ा तब उन्होंने वो वापस ले लिया, वरना शायद कहो ये वीडियो भी आप तक ना पहुंच पाती और शायद हमें एंटी नेशनल बोल के जेल में पेल दिया जाता। हमारे जैसे छोटे मोटे कंटेंट क्रिएटर्स का म्यूट बटन दबाने के लिए तो गवर्नमेंट तैयार ही थी, लेकिन जो पौवे वाले लोग हैं वो चाहे जितना मर्जी उतना क्राइम कर लें, वो कभी जेल नहीं जाएंगे। अब अपने पूना पोर्शे मर्डर केस का एग्जांपल ले लो। एक 17 साल के लड़के ने ड्रंक ड्राइविंग करके 2 लोगों को मार दिया और पुलिस तुरंत एक्शन में आई। लौंडे से 300 वर्ड्स का एस्से लिखने को कहा और उसको पिज्जा बर्गर खिलाने में लग गई ताकि उसके ब्लड में अल्कोहल का कंटेंट डाइल्यूट हो जाए। और जानबूझकर ब्लड टेस्ट इतनी देर से कराया गया ताकि ब्लड में अल्कोहल का ट्रेस ही ना आए। ऑल्दो उसमें भी टैंपरिंग हो गई तो कोई ब्लड सैंपल है ही नहीं, तो वेदांत अग्रवाल बच गए हिट एंड रन के बावजूद भी। लेकिन एक दूसरे ड्राइवर थे जो नहीं बच पाए, उनको पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया। ये वो थे जो चुपचाप अपनी एसयूवी को रोड पर धीरे धीरे चला रहे थे। बस गलती इतनी हो गई कि इनकी वजह से एक आईएएस कोचिंग सेंटर में पानी भर गया जो इल्लीगली बेसमेंट में कई सालों से ऑपरेट हो रही थी, तो इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जो ऑफिशियल रूल्स लेकर सालों से इस इल्लीगल कोचिंग माफिया को चलने दे रहे थे उन्हें कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से 3 मासूम स्टूडेंट्स की डेथ हो गई। और स्टूडेंट्स का कहना था कि उन्होंने एम्बुलेंसेज में 8 से 10 डेड बॉडीज देखी थी, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि ऑफिशियल्स झूठ बोल रहे हैं अबाउट द ऑफिशियल नंबर ऑफ डेथ्स। तो किसी ने नहीं बोली है ये बात सुबह से, तो भाई आंखों से देखा है। 6:25 या 6:30 की घटना है। उसी समय कल बारिश हुई है, उसके बाद वहाँ पर पानी भरा है। लगभग 8 बजे से इन्होंने बॉडी निकालना चालू हो गया है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, हमको झूठ बोल के क्या मिलेगा। 8 एम्बुलेंस तो आई है सर, सीसीटीवी फुटेज बोल रहा है। तो आप कह रहे हैं 8 एम्बुलेंस में बॉडीज ले गई, क्योंकि पुलिस एम्बुलेंस में बॉडी ले गई है और ये कह रहे हैं कि 3 कैजुअलिटी हो रही है। शर्म आनी चाहिए सर इनको। चलो ऑफिशियल्स ने झूठ बोला तो बोला, लेकिन स्टूडेंट्स को गुस्सा तब आया जब वो मोटिवेशनल गुरुज जो किसी सेलिब्रिटीज से कम नहीं, जो आए दिन खूब ज्ञान चोदते हैं, उन्होंने पहले के 3-4 दिनों तक कुछ नहीं बोला। विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा जैसे इन्फ्लुएंशियल लोगों ने तब जाकर एक स्टेटमेंट रिलीज करी जब स्टूडेंट्स ने उन पर प्रेशर डाला। और ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस जगह से बहुत से आईएएस ऑफिसर्स बनकर निकले, उनमें से किसी ने भी इस इल्लीगल कोचिंग माफिया को बंद करने की कोशिश नहीं की। ये सर हमको सिखाते हैं कि कालाबाजारी कैसे रोके, पर खुद कालाबाजारी कर रहे हैं। समस्या पूरी यहाँ पे आ रही। अब ऐसे में हम बोले तो बोले क्या और करें तो करे क्या। अब ऐसे में कौन ही होगा जो इस देश में रहना चाहेगा। इसीलिए सब कि देश छोड़कर जा रहे हैं, इंक्लूडिंग मिलियनेयर्स। अब ऐसा नहीं है कि बाहर के कंट्रीज एकदम परफेक्ट हैं, कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होता और हर कंट्री में कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर होते हैं। लेकिन बाहर की कंट्रीज में हवा साफ है, पानी साफ है, 24 घंटे लाइट आती है, सरकार से अगर कुछ गलत होता है तो वो माफी मांगती है और वहाँ के मिनिस्टर्स रिजाइन भी करते हैं। बाहर के लोगों में सिविक सेंस भी अच्छा होता है, लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, कोई ट्रैफिक में रेड लाइट क्रॉस नहीं करता, कोई फालतू में हॉर्न नहीं बजाता और कोई भी कहीं भी थूकता मूतता या कूड़ा नहीं फेंकता। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, एजुकेशन और हेल्थ केयर यूनिवर्सली फ्री है। बाहर भी टैक्सेस बहुत हाई होते हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज बाहर की कंट्रीज में मिलती है वो उन टैक्सेस को जस्टिफाई करती है। इसीलिए आज बहुत से इंडियंस बाहर जा रहे हैं और ये ट्रेंड बहुत टाइम से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा और इसमें लॉस इंडिया का ही होगा। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बाहर जाने वाले जो चूतिया हैं, तो स्पेशली आपके लिए हमने ये 4 पार्ट की सीरीज बनाई थी, एक बार देख लेना, शायद आपका हृदय परिवर्तन हो जाए।